आज हमने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और प्रतिनिधियों को हेलो छोड़कर नमस्ते करना भी सिखा दिया। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत किया, तब ये मेहमान हेलो नहीं बल्कि नमस्ते भारत कह रहे थे। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल और इजिप्ट, सिंगापुर, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और यूरोपीय यूनियन की काउंसिल के प्रमुख ने भी प्रधानमंत्री मोदी को नमस्ते कहकर अभिवादन किया। और अब हमारा ये नमस्ते भी आज से ग्लोबल हो गया है। देखिए, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की महानिदेशक, Mr. Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Mr. Lee Hsien Loong, Prime Minister of the Republic of Singapore, Mr. Anthony Albanese, the Prime Minister of Australia, Mr. Olaf Scholz, Chancellor of Germany, the Right Honourable Rishi Sunak, Prime Minister of the United Kingdom, Mrs. Nadia Calvino, First Vice President of the Government of Spain, तो देखिए, कोणार्क का चक्र पीछे है, लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का स्वागत कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं नमस्ते इंडिया। क्या आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये ही अमृतकाल है? और कितना बड़ा बदलाव देखते देखते आपको देखने को मिल रहा है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर क्यों कहा जाता है। आज भारत मंडपम में G20 के राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए जिस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, उसके पीछे ये कोणार्क चक्र की एक विशाल प्रतिकृति बनी हुई थी, जो भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति के वैभव का परिचय पूरी दुनिया से करा रही थी, हमारे विज्ञान का परिचय पूरी दुनिया को करा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब भारत मंडपम पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर उन्हें इस कोणार्क चक्र के बारे में बताया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खास तौर पर बता रहे हैं और मुझे यकीन है कि राष्ट्रपति बाइडेन को इस चक्र के बारे में पता नहीं होगा, भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में उन्हें नहीं पता होगा। ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस प्रतिकृति को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से बड़े खास अंदाज में कहा कि आपकी तैयारियां बहुत शानदार हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोणार्क चक्र को देखने के बाद ऋषि सुनक ने किस तरह से इसे शानदार बताया। कोणार्क चक्र को काल चक्र यानी समय के पहिए का ही एक रूप माना जाता है, काल चक्र कहा जाता है, जो कलिंग साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। कलिंग भारत का वो साम्राज्य था जो आज उड़ीसा राज्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए ये उड़ीसा के जो लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें खास तौर पर हम बधाई देना चाहते हैं और वो आज खास तौर पर बड़े गौरवान्वित महसूस हो रहे होंगे। इसलिए उड़ीसा में रहने वाले हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर हमारा अभिनंदन। 13वीं शताब्दी के मध्य में जब इस कलिंग साम्राज्य के महाराजा नरसिंह देव प्रथम ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, तब इसी मंदिर में ऐसे 24 कोणार्क चक्र बनाए गए थे जो 24 पखवाड़ों का उल्लेख करते हैं। एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं और 24 पखवाड़ों में 12 महीने। इसलिए ये 24 कोणार्क चक्र एक पूरे वर्ष की गणना को खास रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये सब कुछ हो रहा था, सोचिए, 13वीं शताब्दी में। कोणार्क 2 शब्दों से बना है, जिसमें कोण का अर्थ है कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य, यानी सूर्य का वो कोना जहां ओडिशा का कोणार्क मंदिर सूर्य देवता के रथ में प्रस्तुत होता है।
और इसमें कोणार्क चक्र इस रथ को समय की गति देने का काम करता है। ये भारत की वो संस्कृति है जिसे मुगलों के आक्रमण के बाद हमारे देश में भी भुला दिया गया था, और उड़ीसा में बने कोणार्क चक्र ये जो था ये अपना वजूद खोते जा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसे G20 के मंच पर लाकर भारत की उसी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को जीवित कर दिया है। और आज यहां बात सिर्फ कोणार्क चक्र की नहीं है। भारत मंडपम में जिस गैलरी से होते हुए दुनिया के बड़े बड़े नेता समिट हॉल तक पहुंचे, उसमें नटराज की एक विशाल प्रतिमा भी मौजूद थी और एक दीवार पर योग मुद्राओं को भी अंकित किया गया था। पूरी दुनिया में जहां G20 का लाइव प्रसारण हुआ, जहां जहां पर भी, वहां हर नेता के स्वागत के साथ ये योग मुद्राएं और नटराज की प्रतिमा के साथ भारत की सनातन संस्कृति ग्लोबल हो गई। और इसे ग्लोबल बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की सोच का एक अलग स्टाइल साफ दिखाई दे रहा था। अब आज का एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। आज भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी एक करारा जवाब दिया है और एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव किया है, समझौता किया है, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आज रात शायद चैन से सोने नहीं देगा। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों के साथ जोड़ेगा और इस समझौते को आज अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और मिडिल ईस्ट के कुल मिलाकर 8 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिनमें पहले इकोनॉमिक कॉरिडोर को ईस्ट कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जो भारत और अरब देशों को जोड़ेगा, और दूसरे कॉरिडोर को नॉर्दर्न कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जो अरब देशों को यूरोप से कनेक्ट करेगा। और इन देशों को जोड़ने के लिए सड़क और रेल मार्ग के साथ साथ सी रूट के लिए भी एक नया नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। यानी सड़क मार्ग बनेगा, रेल मार्ग बनेगा और समुद्र के रास्ते भी मार्ग बनेगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक जवाब माना जा रहा है, जिसकी मदद से चीन दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का प्रयास करता रहा है कई वर्षों से। लेकिन अब भारत के इस प्रयास ने चीन को काफी परेशान किया है और चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए लिखा गया है कि यह प्रोजेक्ट विकास के लिए नहीं, बल्कि चीन के खिलाफ नफरत की वजह से भारत ने बनाया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर विकास के नए रास्ते खोलने का काम करेगा और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस समझौते के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity
dignity, and prosperity for everyone. अब देखिए, इस समिट में आपकी जान बचाने के लिए भी एक समझौता हुआ है और यह समझौता है पृथ्वी को प्रदूषण से आजादी दिलाने का, जिसे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नाम दिया गया है। यह अलायंस भारत, अमेरिका, इटली, ब्राजील, बांग्लादेश और यूएई समेत कुल 11 देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें 2 देश ऑब्जर्वर देशों की भूमिका में हैं और ये हैं कनाडा और सिंगापुर। इसी साल फरवरी के महीने में भारत सरकार ने इस अलायंस को बनाने की घोषणा की थी और आज G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च कर दिया। यह अलायंस दुनिया भर में बायोफ्यूल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने की संभावनाओं पर काम करेगा और इसका लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, ताकि दुनिया को प्रदूषण से आजादी दिलाई जा सके। इसलिए आप अभी जैसे पेट्रोल और डीजल की गाड़ी चलाते हैं, अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने लगे हैं और ऐसे ही उससे जो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो होगा बायोफ्यूल्स का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है। सबसे पहले आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था, रक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषि सुनक को भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आने के लिए भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच ग्लोबल साउथ की चुनौतियों पर चर्चा हुई और इसके अलावा दोनों नेताओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों पर भी बात की है। इसके बाद इटली के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की हुई है और इटली ने भी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर में भारत का समर्थन किया है और इटली की प्रधानमंत्री ने G20 समिट के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया।